नमस्कार, मैं हूँ आरती और आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी बचपन और बुनियाद। हैप्पी संडे मॉर्निंग आप सभी व्यूअर्स को। और हर बार की तरह ठंडी का मजा ले रहे होंगे, आई एम श्योर। अपने परिवार के साथ अच्छा समय व्यतीत कर रहे होंगे, ऐसी आशा रखती हूँ। जनवरी का महीना जब शुरू होता है ना, तो बहुत सारे जो हमारे देश के लोग हैं और बहुत सारे ऐसी कम्युनिटीज है जो बहुत खुश होती हैं। यूजुअली ज्यादातर खुश रहती हैं क्योंकि ये समय पे जो फसल जो है वो उगकर पूरी पक गई होती है और उसे जो एक काटने की जो एक समय है वो बहुत हमारे नजदीक आता है। इस समय हार्वेस्ट एक ऐसी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, चीज़ तो नहीं कहूँगी, बहुत इम्पॉर्टेंट हमारा लाइफस्टाइल का हिस्सा है। क्योंकि अगर ये नहीं है तो शायद हम जो हैं, जो हम अपने आप को ह्यूमन बींग्स कहते हैं, हम जिस चीज़ पर जीते हैं, हमारे दिनचर्या का ये बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। लेकिन कुछ वक्त से, बहुत समय से, अगर मैं पिछले ही साल की बात करूं तो हम सभी को पता है कि जब बारिशें आती हैं तो किस तरह का प्रभाव खत्म होने के बाद हमारे जो फसल है और जो हमारे खेडूत हैं उन पर पड़ता है, जो हमारे पूरी उनकी कम्युनिटी है उस पर पड़ता है। अगर मैं बात करूं पंजाब की, पंजाब पिछले साल बहुत ही ज़्यादा तकलीफ से गुजरा है। वहाँ का हर एक किसान जो पूरे साल इतनी मेहनत के बाद एक अच्छी फसल उगाने की जो कोशिश रहती है, वो हम सभी ने देखी कि उसे बारिश और बाढ़ ने सब कुछ तहस नहस कर दिया। और शायद आज भी पंजाब में कुछ ऐसे गांव हैं जो अभी भी उसमें से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे समय में जब पूरी फसल बर्बाद हो जाती है, किसान की मेहनत बर्बाद होती है, पर कैसे भी कर कर खाना हमारी प्लेट तक ज़रूर आता है। और उसके पीछे का जो एक महत्व है वो हम सभी को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज की पेरेंटिंग में हम त्यौहार सारे सेलिब्रेट करते हैं और हमारे त्योहारों में शोर बहुत होता है, लेकिन ये त्यौहार के पीछे की स्टोरीज क्या हम हमारे बच्चों के साथ बैठकर बात करते हैं उस बारे में? बिहू की बात मैं करूं, अगर पोंगल की बात करूं, मकर संक्रांति की बात करूं, लोहड़ी की बात करूं, ये हर त्यौहार के पीछे हार्वेस्ट जो है उसे पूजा जाता है और ये कहानियां हमारे बच्चों तक हमें ले जानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हाँ, आज हम हार्वेस्ट के विषय में बात तो ज़रूर करेंगे, लेकिन इसके पीछे के बहुत इंपॉर्टेंट ऐसी चीज़ें हैं जिस पे हम बात नहीं करते हैं, यूजुअली शायद सोचते भी नहीं हैं, क्योंकि हमारे लिए तो वो 1 या 2 दिन का जो एक माहौल है जहाँ हम सेलिब्रेट करते हैं और जैसे ही त्यौहार ख़त्म, सब खत्म और सब कुछ बंद करके रख दिया जाता है। तो ये हमें बंद कर कर नहीं रखना है, इस पे बातचीत करनी है। और हमारे किसानों के लिए जो कोशिशें हमारी जो गवर्नमेंट है वो करती है, लेकिन फिर भी हम अपने तरफ से क्या कोशिश कर सकते हैं, किस तरह से उनकी मेहनत को हम रिस्पेक्टफुली देखकर और उसे वैल्यू कर सकते हैं, आई थिंक वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, आज मेरे साथ बहुत ज़्यादा अलग अलग फील्ड से बहुत ही उम्दा एक्सपर्ट्स जुड़े हैं और ये सभी अपने फील्ड में किसी ना किसी तरह से बच्चों से, फार्मिंग से और बच्चों के न्यूट्रिशन से जुड़े हुए हैं। तो चलिए स्वागत करते हैं आज हमारे तीनों एक्सपर्ट का। सबसे पहले एक्सपर्ट जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो है मिस्टर चिंतन शाह। चिंतन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, धन्यवाद। चिंतन जी जो हैं, इन्होंने MBA किया है NMIMS मुंबई से। बेसिकली इन्होंने अपना करियर जो है उसकी शुरुआत की एक कॉफ़ी शॉप में काम करने से, और उसके बाद धीरे धीरे इन्हें रियलाइज़ हुआ, इन्होंने कॉफ़ी चेन्स के साथ भी काम किया, इन्होंने अपनी खुद की नई कॉफ़ी चेन्स भी डेवलप करी, और तब इन्हें रियलाइज़ हुआ कि शायद ये जिस एरिया में काम कर रहे हैं ये उनका इंटरेस्ट नहीं है, और इन्होंने अपने फादर का जो पैशन है फार्मिंग को लेकर उससे जुड़ने की कोशिश की और वहाँ ही अब अपना करियर जो है वो बना लिया है। चिंतन जी जो हैं, इनका खुद का फार्म है राधे कृष्णा फार्म के नाम से, और यहाँ पर ये पेस्टिसाइड फ्री फार्मिंग करते हैं। ये फ़िलहाल जब इन्होंने शुरुआत की थी 2016 में, तब इनके वहाँ पर सिर्फ टर्मरिक, जिंजर और बनाना जो थे ये प्लांट्स ग्रो किए जाते थे, लेकिन आज इनके साथ साथ ये मस्टर्ड, बाजरी, मूंग और मेथी का भी क्रॉप जो है यहाँ पर ग्रो किया जाता है और यहाँ पे हार्वेस्टिंग होती है। चिंतन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, धन्यवाद। तो चिंतन जी के साथ आज जो पैनल डिस्कशन में जुड़ रहे हैं हमारे साथ वो है डॉक्टर श्रुति कांटावाला। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
मैम जो है ये एमएससी किया है, इन्होंने पीएचडी किया है फूड एंड न्यूट्रिशन में। ये असिस्टेंट प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन से जुड़े हुए हैं, जो फैकल्टी ऑफ फैमिली और कम्युनिटी साइंस का बहुत ही अहम हिस्सा है हमारे एमएस यूनिवर्सिटी का। पिछले 9 साल से मैम टीचिंग की फील्ड से जुड़े हुए हैं। इसके साथ साथ मैम BPNI सर्टिफाइड लैक्टेशन कंसल्टेंट भी हैं। इन्होंने IYCF स्पेशलिस्ट का भी सर्टिफिकेशन हासिल किया है न्यू दिल्ली से। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सूरत के डिपार्टमेंट ऑफ पीडियाट्रिक्स एंड कम्युनिटी मेडिसिन से मैम ने IMNCI से भी अपना ट्रेनिंग सर्टिफिकेट हासिल किया है। मैम आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और इन दोनों के साथ आज जो मेरे तीसरे गेस्ट जुड़ रहे हैं, ये भी बहुत स्पेशल है, हम सब इन्हें बहुत अच्छे से जानते हैं। ये है हमारे डॉक्टर तुषार शाह। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर MD पीडियाट्रिशियन है, गोल्ड मेडलिस्ट हैं, इनके अचीवमेंट्स की बहुत लंबी लिस्ट है, पर कुछ चीज़ें मैं ज़रूर बताना चाहूँगी। ये कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन है और ये चीफ है नवकार चिल्ड्रन हॉस्पिटल, जो हमारे कारेली बाग में बहुत ही पुराना चिल्ड्रन हॉस्पिटल है। सर प्रेसिडेंट रह चुके हैं एकेडमिक्स ऑफ पीडियाट्रिक गुजरात चैप्टर 2024 में। ये डायरेक्टर की भूमिका निभा रहे हैं डिपार्टमेंट ऑफ क्लिनिकल रिसर्च KGP चिल्ड्रन हॉस्पिटल वडोदरा के साथ। सर जो हैं ये एडिटर भी हैं। इन्होंने अपनी खुद की किताब जो है उसे एडिट किया है, जो है अडल्ट इम्यूनाइजेशन इन ऑफिस प्रैक्टिस, जिसे 2023 में इन्होंने रिलीज किया था। सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए फटाफट कूदते हैं हमारे टॉपिक पे, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और मैं चाहती हूँ कि आप सभी जो आज हमें देख रहे हैं, प्लीज़ सिर्फ इसे देख के बंद मत करिएगा, इसे ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पहलू हैं जिससे हम खुद भी हमें बात करना चाहिए। और मुझे लगता है हमें अपने परिवार में भी इसके बारे में बहुत ज़्यादा बात करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए वो आप धीरे धीरे थ्रू द सेशन ज़रूर जान लेंगे। चिंतन जी, सबसे पहले आपसे जुड़ती हूँ और मैं आपसे एक बहुत ही दिल छूने वाला प्रश्न पूछना चाहती हूँ, क्योंकि आप खेडूत हैं, आप फार्मर हैं, आप एक किसान हैं। जब आप आज के समय में कई बार खाना जो है उसे हम वेस्ट होता हुआ देखते हैं, हम उसे फेंका हुआ देखते हैं, कचरे के डब्बे में देखते हैं। ऐसे में जब ये समाज में सब चीज़ें चलती हैं तो ये आपको कितना तकलीफ देती है, क्या सोचते हैं आप? किसान बाद में, पर पहले एज अ नागरिक मैं अगर बात करूँ तो अन्न का वेस्ट होना बहुत खराब चीज़ है जी। मैं और एज अ किसान मैं मानता हूँ, अगर फूड अगर आपने नहीं खाया तो आप वो फूड किसी के पेट में जाए वैसी व्यवस्था कीजिए, किसी पशु के पास जाए या किसी गरीब आदमी के पेट में जाए तो वो अच्छा फील होता है। मेरा बेटा है 8 साल का। कई पेरेंट माता पिता ऐसे करते हैं कि थाली जब परोसते हैं तो एक साथ में सब परोस देते हैं जी। तो एज ए रिजल्ट क्या होता है, फूड वेस्ट होता है। पर मेरे बेटे को मैंने अभी से जब से छोड़ा तब से मैंने प्रैक्टिस की है, मेरी वाइफ ने, कि जितनी ज़रूरत उतना दो। अगर वो ज़्यादा मांग रहा है और वेस्ट करेगा तो उतना उसको खिलाना है, कंपलसरी है। तो ये एक अपब्रिंगिंग होनी चाहिए सो दैट आपका फूड वेस्ट ना हो। और हमें एज अ किसान पॉइंट ऑफ व्यू, हम लोग ठंड में जग कर, गर्मियों सहन कर कर हम लोग खाना पकाते हैं। कभी कभी मंडियों में लॉस में भी हम सब्जी बेचते हैं, और वो अगर फूड वेस्ट होता है तो हमें कहीं एट सम पॉइंट ऑफ टाइम हमें लगता है कि हमारी जो मेहनत है वो व्यर्थ गई है। बिल्कुल। कोई हमें समझ नहीं पाता है। राइट। किसान खाना जो जिसने उगाया है ना, जब वो देखता है कि ये कचरे में है तो बहुत तकलीफ होती है। शायद हमें खाना खिलाने के लिए कई बार उन्हें भी 2 समय की रोटी नहीं मिलती है। इस पे भी हमें गौर फरमाने की जरूरत है। श्रुति जी, आपसे मिलूंगी और आपसे जानना चाहूंगी आगे, आपके अनुसार अच्छा न्यूट्रिशन जो है वो बच्चों की ओवरऑल डेवलपमेंट में वास्तविक तरीके से क्या महत्व प्ले करता है? सबसे इम्पोर्टेंट बात जो हमें ध्यान में रखनी है कि हम बच्चे का पेट भरने के लिए नहीं खाना दे रहे, हम उसको न्यूट्रिशन मिले उसके लिए खाना खिला रहे हैं। और उसमें बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है कि खाना जो बना है वो कहाँ से आया है। अगर लोकली जो प्रोड्यूस हो रहा है, जो हमारा, जैसे आपने फेस्टिवल्स की बात की कि ये विंटर सीजन है तो तल है, हरी सब्जियां हैं, भर भर के सब्जियां मिल रही, पर बच्चे सब्जियां खाते नहीं हैं। तो यही सीज़न है जहाँ न्यूट्रिशन, उनकी कॉग्निटिव ब्रेन डेवलपमेंट के लिए जो न्यूट्रिशन चाहिए, सबसे ज़्यादा इम्यूनिटी के लिए चाहिए। जो इम्यूनिटी जो जिन चीज़ों में मिलती है वो हमारे फल और सब्जियां हैं, वो इस हार्वेस्ट, इस पीरियड में खूब सुंदर तरीके से नेचुरली हमें मिलती है, जो इसका हम
भरपूर फायदा उठाए तो कहीं ना कहीं हम ऐसे कह सकते हैं कि तुषार भाई के पास हम कम पेशेंट भेजेंगे अपने बच्चे को हेल्दी रखकर। वेरी ट्रू, बहुत सही आपने कहा। और आपकी जो सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं चाहूंगी आप फिर से एक बार दोहराएं कि खाना सिर्फ खिलाने के लिए नहीं खाना है, हाँ, उसके पीछे का जो कारण है वो जानना बहुत ज्यादा बहुत जरूरी है। हाँ, मुझे बहुत हंसी आती है कई बार, क्योंकि मैं बच्चों के साथ डील करती हूँ और मेरे पास डे केयर है तो बच्चे रहते हैं, तो माता पिता कई बार ऐसा होता है कि फ्रूट तो खिलाना ही है, हाँ, ये नट्स तो खिलाने ही हैं, बट शायद वो समझना कि दोपहर के खाने से शाम के खाने के बीच में क्या जगह है, समय है, दोपहर का खाना हजम हुआ है कि नहीं हुआ है, बस खाली खिलाते जाओ खिलाते जाओ खिलाते जाओ, और उन्हें लगता है शायद उसको सब न्यूट्रिशन मिल रहा है। हाँ हाँ, बट वो भी एक गलत कंसेप्ट है कि भाई हमने जो बैलेंस थाली की बात कर ली कि भाई ये सब मिलना चाहिए, बट वो किस तरीके से मिलना चाहिए, किस समय मिलना चाहिए, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट। वेरी ट्रू। अब सर ने, क्योंकि आपने इम्यूनिटी की बात छेड़ दी है, तो अब तुषार सर मैं आपसे ये प्रश्न पूछना चाहूंगी। आजकल बच्चों को बहुत जल्दी कोल्ड कफ जैसी चीजें हैं या बहुत लो इम्यूनिटी की जो इश्यूज हैं, क्योंकि बार बार बीमार पड़ जाते हैं, ऐसे में क्या जो हम खाना खा रहे हैं क्योंकि वो बैलेंस्ड नहीं है न्यूट्रिशन वाइज, क्या इसका ही अभाव है, इस वजह से ये सब चीजें हो रही हैं? क्या सोच रहे हैं सर आप इस बारे में? सही बात है। सो जैसे कोई बच्चा बीमार पड़ता है तो कॉमन रीजंस ऑफ कोर्स इन्फेक्शन या हाइजीन के इश्यूज और एनवायरनमेंट के इश्यूज और ये सब तो होते हैं, जी। बट वी मस्ट अंडरस्टैंड के बैलेंस डाइट माने एक प्रॉपर हर एक चीज हर एक मात्रा जो चाहिए उस प्रकार से जो मिलेगी तो वो इम्यून सिस्टम को अपग्रेड करने और बैलेंस करने में बहुत हेल्प करती है। राइट। सो अगर आपकी इम्यून सिस्टम ठीक नहीं है बिकॉज ऑफ इम्प्रॉपर डाइट, तो दैट बिकम्स द फर्स्ट डिफेंस कि जहां से बच्चे को इन्फेक्शन लगने की शक्यता है। सो बहुत सारे लोगों को इन्फेक्शन एक्सपोज होगा बट सबको मैनिफेस्ट नहीं होगा। तो जिन लोगों का इम्यून सिस्टम ठीक नहीं है या न्यूट्रिशन ठीक नहीं है या बैलेंस डाइट सही मात्रा में नहीं लिया जा रहा है, उनको बीमार होने की शक्यता बहुत बहुत ज्यादा है। खास करके देयर आर को फैक्टर्स, जैसे कि विटामिन की बात करें, मिनरल्स की बात करें, विटामिन ए की बात करें, विटामिन सी की बात करें, विटामिन डी की बात करें, तो ये सब चीज़ों को स्पेसिफिकली इम्यून सिस्टम को प्रमोट करने के लिए और इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए कहा गया है। तो ये सब भी सही मात्रा में मिले, सही फूड सही मात्रा में मिले, ये बहुत बहुत जरूरी है। और आई वुड डेफिनेटली एग्री विद श्रुति मैडम के जो हम खाना खिलाते हैं उसमें खाली सबका ये होता है कि कुछ भी करके मार मचेड़ के पेट भर दो या काम खत्म करो। आपने बोला एक चोर है और काम खत्म कर दिया तो हाश। तो इट शुड बी ए वेरी हैप्पी एंड ए हेल्दी एक्सपीरियंस, नॉट ओनली फॉर द चाइल्ड बट ऑल्सो फॉर द पेरेंट्स। सो माँ बाप को भी तसल्ली होनी चाहिए, खुशी होनी चाहिए, अच्छा लगना चाहिए और मजा आनी चाहिए, नहीं कि एक काम खत्म किया हाश ये इस टाइम का निपट गया, नेक्स्ट अभी देखेंगे वापस। तो ये नॉर्मली क्या देखा गया है कि इतना प्रेशर और फोर्सफुल फीडिंग इस जनरेशन के पेरेंट्स करते हैं कि उनको बहुत टेंशन होता है इस बात का, और बच्चे भी मम्मी को या पापा को या किसी को भी थाली लेके आके देखते हैं तो भागना शुरू कर देते हैं। तो देयर इज एक वॉल, एक नफरत की दीवार खड़ी हो जाती है बिटवीन द पेरेंट्स एंड द चाइल्ड कि ये खाने का टाइम हुआ मतलब मेरा रोने का और झगड़ा होने का टाइम शुरू। तो वो ऐसा ना हो उसके लिए उनको इंटरेस्टिंग तरीके से या उनको मजा आया उस तरीके से इस चीज को हैंडल किया जाए। तो इट शुड बी ए वेरी प्लेजेंट हैप्पी एक्सपीरियंस। वेरी ट्रू, बहुत अच्छा कहा आपने। और कहीं ना कहीं डिसलाइक भी हो जाता है ना सर खाने को, एवर्जन हो जाता है कि जैसे प्लेट आई मतलब ये खाना वापस खाना कंडीशन रिफ्लेक्स है, वो एवर्जन हो गया। एवरी टाइम दे सी फूड दे आर गोइंग टू स्टार्ट क्राइंग एंड रन अराउंड। बहुत सही कहा सर आपने, और ये सभी बातों पे हमें ध्यान देने की जरूरत है। और आजकल तो क्योंकि डिजिटल माध्यम हमारी जिंदगी का इतना इम्पोर्टेंट हिस्सा बन गया है, तो वो तो और भी वर्स्ट हो गया है, क्योंकि फोन पकड़ा देते हैं और उसके मुंह में ठूसते रहते हैं और लगता है कि अच्छा हमने अपना काम पूरा कर लिया। वर्स्ट। यस। तो अगर डिजिटल डिवाइस को यूज करके या डाइवर्जन टेक्निक यूज करके आप खाना खिलाते हो तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि वो बच्चा खाना सही मात्रा में एंजॉय नहीं कर सकता, उसका जो या ओवर ईटिंग भी मोर ऑफन देन नॉट। सो ओबेसिटी का वन ऑफ द कॉमन रीजन इज कि खाते खाते कुछ और देख रहे हैं, उनको पता नहीं कितनी रोटी आई कितनी रोटी अंदर गई, एंड मोर ऑफन मतलब अंडर न्यूट्रिशन की जगह पे ओवर न्यूट्रिशन या ओबेसिटी का बड़ा चैलेंज में स्क्रीन का बहुत बड़ा रोल है। सो कभी भी खाते समय कोई भी डिजिटल डिवाइस ऑन नहीं होनी चाहिए, और एक साथ बैठ के सब खाते हैं तो वो बेस्ट है।
तो एक राइट। दूसरे को देख के सब सीखेंगे। और ये तो आई थिंक जब बच्चा छोटा है तभी से एक शुरुआत करनी जरूरी है Absolutely, सर, right. हाँ, तभी वो एक हेल्दी एनवायरनमेंट, और आई थिंक उस समय भी बहुत सारी चीजें, बॉन्ड जो है वो पेरेंट हाँ, और बच्चे का Absolutely. अच्छा बनता है, हाँ। पॉजिटिव बनता है। और जो वर्किंग पेरेंट्स हैं वो पूरा समय, जो पूरा दिन नहीं मील स्किप करते हैं, वो रात का एक डिनर समय ऐसा होना Exactly. चाहिए जहां वो Best. एक दूसरे के साथ बैठ के बैठ के खाना बात खा रहे हैं। चिंतन जी, आपसे जुड़ना चाहूंगी और जानना चाहूंगी कि जब, जैसे आपने पहले बात की कि आपका बेटा भी अभी 9 साल का है और आपने एक उसके लिए एक बनाया है एक सिस्टम कि भाई खाना खाना है तो इतना खाना है और जितना परोसा गया है पूरा खाना चाहिए। जी। आज जब आप एज अ फार्मर या एज अ पर्सन हु इज इनटू दिस प्रोसेस, आपको आ- खाली आपके बच्चे की उम्र अभी 9 साल है, पर अक्सर आप जब बाहर निकलते हैं बहुत सारे बड़े और नौजवान बच्चों को भी देखते होंगे कि जहाँ खाना इतना सा खाया और बाकी फेंक दिया गया, या फिर शायद स्वाद अच्छा नहीं लगा और गुस्से में आके उसको धुतकार देते हैं या प्लेट को फेंक देते हैं। Correct. बच्चों को सही मायने में खाने की वैल्यू किस तरह करवाई जाए? मैं इसमें ये कहना चाहूँगा कि वो खुद उगाए पहले, कितनी एफर्ट डालता है, राइट। और एफर्ट तो डाली, उसके बाद क्या वो कर सकता है वो फूड से। मेरी वाइफ मेरे बच्चे को किचन में चाय बनाना भी सिखाया, रोटी बनाना भी सिखाती है, सब्जी सब करना। सो उसको पूरा प्रोसेस पता है, तो उसे इंटरेस्ट है वो खाने में। और वो उसे पता है, वो मेरे खेत में आता है, मैं उसको लेके जाता हूँ, तो उसे पता है हल्दी का क्रॉप कौन सा है, अदरक का कौन सा है, मूंग कौन सा है, बाजरी कौन सी है। तो ये सब उसको पता है। और आज वो जब हार्वेस्टिंग होते तब वो आता है मेरे फार्म पे, और वो अपने आप भी कैरी आउट करता है। अच्छा। तो तब जाके अगर ये लर्निंग प्रोसेस होगा तो बच्चे सीखेंगे। और दूसरी एक बात कहना चाहूँगा, अगर हम अभी से बच्चों को ट्रेन नहीं करेंगे तो सब बच्चों को क्या हम डॉक्टर्स या इंजीनियर्स ही बनाएंगे। डॉक्टर से मुझे सही गलत बात नहीं है, एब्सोल्युटली। बिल्कुल। पर किसी को तो अन्नदाता बनना पड़ेगा। और राइट। आपने इम्यूनिटी की बात की थी, आज मेरे बेटे को मैं जब मैं फार्म पे लेके जाता हूँ तो उसको फ्री है, वो चप्पल बिना कहीं पे भी घूम सकता है, पानी चला तो उसमें नहा, जो करना वो करे। आज वो बिना रोक टोक वाला बच्चे को एक जगह से बांध के रखा हो, तुम ये मत करो, तुम वो मत करो। जी। पर अगर वो ओपन एनवायरनमेंट में रहेगा जी। तो आई थिंक इम्यूनिटी उसकी ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। राइट, राइट। नहीं, कहीं ना कहीं मुझे लगता है हम इसमें भी हम माँ बाप की ही गलती है, क्योंकि हम बच्चों को नीटनेस के नाम पे मिट्टी नहीं छूने देते हाँ, हैं। हाँ। लेकिन मिट्टी को छूने से या मिट्टी को फील करने से उनके कितने सारी चीजें डेवलप होती हैं, शायद वो हम समझ ही नहीं पाते हैं एज अ पेरेंट। और आजकल आर्टिफिशियल ग्रास का माहौल बन गया है, नेचुरल ग्रास में जाना नहीं है। लेकिन फिर दूसरी तरफ जब कोई कहता है कि भाई आपको अर्थिंग लेना चाहिए, आपको खुले पैर घास में चलना उसके चाहिए, लिए पैसे देंगे। एग्जैक्टली, तो वो मतलब हमारा सिस्टम इतना ऊपर नीचे हो रखा है। और मुझे लगता है कि हम दिखावी चोचलों में इतने ज्यादा पड़ गए हैं ना, कि जो रूट्स हमारे हैं, हमारे खुद की, हमारे कंट्री के, हमारे नेचर के, शायद उससे हम कहीं ना कहीं डिस्कनेक्टेड, और उसको रिलेटेड ही ये सारी चीजें हैं। सर, आप कुछ आई कहना वुड लाइक चाहते टू हैं? ऐड, या जी सर। सो ये हाइजीन हाइपोथेसिस बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जी सर। सो हम जब बात करते हैं कि मिट्टी से दूर रहो या सफाई का ध्यान रखो, बार बार सैनिटाइजर यूज करो या आपकी हाइजीन मेंटेन करो, तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि जब ये सब नहीं था अपने कंट्री में, या हम बहुत नेचुरली जीते थे या इन चीज़ों से लगे हुए थे या जुड़े हुए थे, तब भले थोड़े इन्फेक्शन ज्यादा थे बट एलर्जी का प्रॉब्लम जीरो था। करेक्ट। फॉरेन कंट्रीज में आप वेस्टर्न कंट्रीज में देखोगे तो इन्फेक्शन की मात्रा कम है, बिकॉज वो लोग हाइजीन का बहुत ध्यान रखता है, बट दे हैव ए ह्यूज प्रॉब्लम ऑफ एलर्जी। तो हर एक जन को इसकी एलर्जी, मुझे काउ मिल्क प्रोटीन की एलर्जी, मुझे पीनट्स की एलर्जी, मुझे मतलब टच करने से भी वो एनाफाइलेक्सिस हो जाएगा और मरने तक की बारी आ जाएगी। सो इन्फेक्शन ना हो इसके लिए बेसिक सफाई का ध्यान रखा जाए, बट इतनी सफाई की जरूरत नहीं है कि हम कोई चीज को टच भी ना कर सके। तो डेफिनेटली नेचुरली जुड़ना तो बहुत बड़ी बड़ी बात है। और सर ने जो बताया वो बात भी मैं एग्री करूंगा कि हैंड्स ऑन। सो हर एक बच्चे को आप नॉट ओनली जिनके पास फार्म है वो फार्म तक जाएंगे, बट सब्जी वाले के पास सब्जी परचेस करने से लेके उसको वॉश करके कट करने से लेके रेडी करने से लेके वो जो प्रोसेस है घर के अंदर जो होता है उसमें तो डेफिनेटली उनको इन्वॉल्व करना चाहिए। सो व्हेन दे पिक अप दोस कलरफुल थिंग्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड एवरीथिंग, they will have more liking to consume it in a better way rather than discarding it कि मुझे ये नहीं अच्छा, मुझे वो नहीं पसंद, मुझे ये नहीं पसंद। और आप कुछ कहना चाहते हैं? इसमें जी। एक और चीज ऐड करूंगा। जी। बिना रासायनिक खेती में ऑफ सीजन क्रॉप नहीं हो पाते हैं।
राइट तो जब आपका बच्चे को पता चलेगा कि ऑफ सीजन के क्रॉप में नहीं उगा पाऊंगा तो घर पे वो बच्चा डिमांड भी नहीं करेगा, करेगा और सीजनल खाएगा तो उसकी इम्यूनिटी ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। हाँ राइट Very राइट, बहुत तो सही ये कहा। भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। हम्म, और आजकल बच्चे हम लोग जब बड़े हुए तो हम लोग छाण मूत्र हम्म, गोबर के छान और हाँ, मूत्र में और हम्म, मिट्टी में काम किया है। जी, पर आज अगर आप किसी बच्चे को देखो तो उनका रिएक्शन एकदम यू वाला रहता हाँ है। हाँ हाँ, तो वो सब में किसी को काम ही नहीं करना है। नहीं करना है। और आज प्रूवन साइंस है, हम्म काउ डंक में बहुत सारे बेनिफिशियल बैक्टीरिया है, हम्म, तो वो सब उनसे छीन रहा है। राइट राइट। हाँ, एक्चुअली वही मैं कह रही हूँ ना, क्योंकि हम इतनी सारी चीजों में ये गंदा है, ये साफ है, ये ऐसा है, इसको छूना नहीं, इसके पास नहीं जाना, इससे इन्फेक्शन हो जाएगा, ये सब चीजें जब पेरेंट्स बच्चों को बताते हैं ना, तो शायद बच्चे वही चीजें लेके चलते हैं और आगे जाके वो अपने बच्चों को भी यही देने वाले और हम हैं। लोग भूल जाते हैं, हम लोग वही अपब्रिंगिंग में हुए हैं, पर एग्जैक्टली, हम मॉडर्न होने की चक्कर में हम हमारे बच्चे को ट्रेडिशनल ओवर रूल्स प्रोटेक्ट छोड़ कर रहे रहे हैं। हैं। हाँ That's- बिल्कुल सही कहा आपने। डॉक्टर श्रुति, आपसे जुड़ना चाहूंगी, क्योंकि खान पान की इतनी बातें हो रही हैं। आज घर का खाना, बना हुआ खाना किचन के प्लेटफॉर्म पे कई बार होता है, कई बार प्लेट में सजा होता है, पर बच्चे नहीं खाते हैं क्योंकि वो टेम्पटिंग नहीं है, वो उनके टेस्ट बर्ड्स को अट्रैक्टिव नहीं लगता है, इंटरेस्टिंग नहीं लगता है। आज के जनरेशन के बच्चों को किस तरह से इसकी वैल्यू समझाई जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं घूम फिर कर आजकल जो भी नए लोग कोविड के बाद अगर आप देखें तो किचन में छुपे हुए जो असेंशियल चीजें हैं, जो ऐसे हमारे स्पाइसेस हैं, उन सब की बातें करते हैं। और जो हमारी, क्योंकि सर को पता है इम्यूनिटी जो कम हो रही है, उसको हम ये बोलते हैं। इवन मैं तो मदर्स की बात करूंगी जो अपने प्रेगनेंसी के समय है, पोस्ट प्रेगनेंसी में या मेनोपॉज में आई हैं, तो वो जो चीजें जो तकलीफें हैं शरीर में, कहीं ना कहीं बोलते हैं किचन में छुपा हुआ है, पर फिर हमें वो खाना पसंद नहीं है और वो छोड़कर, मतलब फटाफट जोमेटो कर या तो फ्रैंकी खा ली जाएगी या पिज्जा खा लिया जाएगा। क्या सोचते हैं आप इस बारे में? बिल्कुल सही कहा मैम आपने कि ये आज हर घर की प्रॉब्लम है, चाहे वर्किंग मदर हो या होम मेकर मदर हो, चाहे कितना ही अच्छा खाना क्यों ना बना ले, बट बच्चे को पसंद नहीं आता। एक चीज हम छोटे छोटे करेक्शंस कर सकते हैं। पहली चीज, जैसे दोनों सर ने कहा कि हम बच्चे को इन्वॉल्व करें। जब बच्चा वो एक्टिविटी में इन्वॉल्व होता है ना, तो ऑटोमेटिकली वो उस चीज को, क्योंकि खुद से किया हुआ चीज है, मैंने किया, मैंने right. बनाया, तो वो एक प्राउड फैक्टर लग प्राउड जाता है। फैक्टर के साथ वो शायद वो खुद बनाकर बाकी लोगों को भी पिरस सकता है। Right. सो राइट फ्रॉम एक वेजिटेबल मार्केट जाना, इनफैक्ट मैं ऐड करना चाह रही थी सर के टाइम पे कि अभी तो एनईपी में भी हम एग्रीकल्चर फार्मिंग को प्रमोट करना चाह रहे हैं कि भले हम जो भी प्रोफेशन ले, बट हम हमारे रूट्स के साथ कनेक्टेड रहें। तो बेसिक फार्मिंग स्किल तो हर बच्चे को शायद फ्यूचर में करिकुलम के तरीके से आ जाएगी। लाइक आजकल के बच्चे मांगते क्या, जोमेटो स्विगी से पिज्जा बर्गर, है ना, वही रोटी जो बची उसी को जो घर में बना हुआ केचप है, जो ट्रेडिशनली हम टमाटर से मिनिमल प्रिजर्वेटिव से बनाते थे, और घर में जो सब्जी बनी उसी के साथ एक पिज्जा के फॉर्म में प्लेट कर दें, तो शायद वही जो अलग रोटी सब्जी अलग थी वो आज शायद पिज्जा के तरीके से खाई जाएगी, बट वो फिर भी घर का ही खाना रहेगा। सो उस तरीके से हम डेफिनेटली बच्चों को दे सकते हैं। और हमको कोशिश करनी चाहिए कि अभी हल्दी जैसी चीज है ना, सर ने कहा कि हल्दी, आंबा, हरदर की ये सीजन है, एंड इट इज वेरी गुड फॉर इम्यून सिस्टम ऑल्सो, क्योंकि जितना अच्छा इम्यून सिस्टम उससे डेवलप होता है, उसको किसी न किसी फॉर्म में, चाहे क्रश्ड फॉर्म में है, हल्का सा सब्जी के तरीके से, या अचार पिकलिंग करके, सिर्फ मिनिमम ऑफ राई का कुरिया डालकर जो हम बनाते विथ नो लाइक रेडी टू ईट फ्रेश, और ये सीजनल्स है। तो जो कंसेप्ट ऑफ सीजन, विंटर सीजन इज द बेस्ट टू गेट द न्यूट्रिशन, क्योंकि जितना न्यूट्रिशन हम विंटर सीजन में लेते हैं ना, शायद उसी को अगर हम अच्छे से स्टोर कर ले तो हम समर्स में हम थोड़े उस न्यूट्रिशन को अच्छे से यूज कर सकते हैं। हाँ डेफिनेटली। तो उस तरीके से जो सीजनल क्रॉप्स है, हम न्यूट्रिशन में फोकस हमेशा यही रखते हैं कि सीजनल जो भी प्रोड्यूस है, हर मंथ का एक फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, वो सीजनल फ्रूट्स को बच्चे जरूर कंज्यूम करें। तो नॉट ओनली ग्रोथ, वजन तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, बट इम्यूनिटी और एक हेल्दी हैबिट्स इनकलकेट हो जाएंगी। तो शायद वो फाउंडेशन ईयर में जो इनकलकेट हो गई, तो वो लाइफ लॉन्ग लर्निंग है उनके साथ, जो वो खुद
बाकी लोगों को सिखा सकते हैं। बिल्कुल सही, बहुत सही कहा आपने। और अगर शुरुआत ही ऐसी हो कि घर का खाना वैल्यू किया जा रहा है, हाँ। प्यार से बनाया जा रहा है, मिलकर खाया जा रहा है, हाँ। तो आई थिंक वो फिर एक फूड के साथ जो एक प्यार है वो Bond. ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाता है बच्चों हाँ, का। हाँ। तुषार सर, आपसे जुड़ना चाहूंगी। आगे जब हम गलत खान पान की बात करते हैं, रॉन्ग ईटिंग हैबिट्स की बात करते हैं, अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स की बात करते हैं, अगर ये किसी बच्चे में है तो ऐसी कौन सी गंभीर बीमारियां हैं जो फ्यूचर में उस बच्चे को होने के चांसेस हैं और पेरेंट के लिए एक रेड फ्लैग है कि वो समझना जरूरी है? एब्सोल्युटली। सो एक्चुअली ये मॉडर्न डे देखा गया है कि लोगों को चिप्स या जंक फूड या फास्ट फूड या मैदे वाली चीज़ें, शुगरी चीज़ें, सॉल्ट वाली चीज़ें, सो इन सब चीज़ों की लत लग गई है। सो दिस आर ऑल फूड विच आर एक्चुअली एडिक्टिंग ऑल्सो। सो पड़िका खोल के चिप्स खा ली Right. तो वो एडिक्टिंग है, उसमें कुछ न्यूट्रिशन इतना नहीं मिलता है। बट जो डिसीज़ की हम बात करते हैं उसमें खास करके ओबेसिटी, अर्ली डायबिटीज़ एंड सिंड्रोम कहते हैं, सिंड्रोम एक्स, मतलब दे आर गोइंग टूवर्ड हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया, ओवरवेट सिचुएशन, एंड ये सब चीज़ें के अंदर थोड़ी बहुत ऐसे इंग्रेडिएंट्स भी होते हैं जिससे हाइपर एक्टिविटी एंड एग्रेसिवनेस, इवन अटेंशन डेफिसिट, उनका कंसंट्रेशन ठीक ना रहना, पढ़ाई में कंसंट्रेशन ठीक ना रहना, सो इमीडिएट हेल्थ इश्यूज है, फिजिकल हेल्थ इश्यूज है, मेंटल हेल्थ इश्यूज है, क्रॉनिक डिसीजेज होने के चांसेस है। सो ये सब, और इवन ये ओबेसिटी में ऐसा है कि वो दिखते हैं बड़े बड़े ओवरवेट बट दे हैव माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज, इसको हम हिडन हंगर कहते हैं। और जैसे आपने जिन बातों का अभी आपने जिक्र किया सर कि अटेंशन स्पैन कम है बच्चों का, हाइपर एक्टिविटी है, रेस्टलेसनेस है, ये आजकल आम तौर पे हमें बच्चों में दिख ही रही है। तो इसका मतलब न्यूट्रिशन जो है, सही न्यूट्रिशन, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और हम पेरेंट जो है वो मेडिकल हिस्ट्री में चले जाते हैं, पिताजी को तो नहीं था घर में और किसको था, हेरिडिटी में चीज़ें ढूंढते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारा न्यूट्रिशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आई होप आप सब इसे सुन रहे हैं और सुन के यहाँ तक सीमित नहीं करना है, इसके ऊपर हमें अमल करना है और आज से ही शुरुआत होनी चाहिए, क्योंकि ये जो महीना है ना, ये हम सेलिब्रेट तो कर रहे हैं, हर किसी के घर में अलग अलग डेलिकेसीज बनेंगी, लेकिन वो बनने के बाद जो बचता है ना, उसे फेंकना नहीं है, उसे खत्म करना है जब तक वो खत्म नहीं होता आपका बनाया हुआ। और बच्चों को प्लीज बताइए कि इसके पीछे के क्या क्या फायदे हैं। चिंतन भाई, आपसे जुड़ना चाहूंगी। आपने पहले ही मुझे कहा कि बच्चों को ये प्रोसेस के प्लेट तक जो खाना आता है वो किस तरह से होता है, तो प्रोसेस ऑफ जर्मिनेशन समझाना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपकी सोच ये है और मैं आई रियली विश कि बहुत सारे पेरेंट्स को ये समझ में आए और इसकी वैल्यू भी समझ में आए। लेकिन जब बच्चा प्रोसेस सीखता है कि खाना जब बोया गया उससे जब प्लेट तक आया है, वो प्रोसेस और वो जो समय उसमें लगता है, जो एफर्ट्स उसमें लगते हैं, जब वो कोई बच्चा समझ जाता है तो उसके थॉट प्रोसेस में क्या चेंज दिखता है? उसका फूड के प्रति रिस्पेक्ट बहुत बढ़ जाता है। Right. और वो प्रोसेस तो समझता है। और उसका मैं एक और चीज़ मैं समझाता हूँ मेरे बेटे को कि आपको जो खाना मिल रहा है, यहाँ पे कितने सारे बच्चे हैं जिनको नहीं मिल रहा है, तो आपको वो फूड का इम्पोर्टेंस भी होना चाहिए, सो दैट भले वहाँ पे कुछ नहीं करे पर एटलीस्ट वो देखे क्या हो रहा है, जी। कितनी मेहनत हम कर रहे हैं। गर्मियों में भी हम लोग मूंग और बाजरे की फसल लेते हैं, तो उसको पता है कि मेरा स्टाफ और मैं कितनी मेहनत कर रहे हैं, तो उसको एक रिस्पेक्ट है। और कभी कभी मेरे पास एक वीडियो भी है मेरे बेटे का 1 साल पहले का कि पापा हूँ मोटो थईने खेडूत बनीस। उसको वो देख रहा है कि कितनी एंड इट इज नॉट ओनली सेटिस्फाइंग फॉर मी कि एटलीस्ट लग रहा है कि चलो आज एक जन तो है जो बोल रहा है। जी बिल्कुल। और ये ट्रेंड होना चाहिए बच्चों में। और मैं एक और चीज कहना चाहूंगा कि अगर आपके पास फार्म नहीं है, जो सर कह रहे थे कि प्लॉट, तो घर की गैलरी में छोटे छोटे गमलों में एक बार उगाइए, बच्चों से मेहनत करवाइए, क्योंकि आजकल सब बच्चों को स्पून फीडिंग की आदत पड़ गई है जी। तो अनलेस दे नो कि इसमें कितनी मेहनत लगती है तो वो फूड का रिस्पेक्ट भी करेंगे। एंड आई थिंक पहले के टाइम में जब खाना बनाते थे तब भगवान के मंत्र बोलते थे, सो दैट आपका वो फीलिंग भी खाने में इमोशन भी खाने में जाता है। करेक्ट। पर आजकल वो कनेक्ट ही नहीं हो पाता है। तो जब ये सब चीज बच्चे देखेंगे
तो एक ब्यूटीफुल एटमॉस्फेयर क्रिएट होगा और हम्म, हेल्दी फ्यूचर क्रिएट होगा। बिल्कुल, बहुत सही कहा आपने कि जिस भाव से अन्न बनाया जाता है Yes. वो भाव जब खाया जाता है हाँ तो वो बहुत सुकून देता है, लेकिन आजकल भाव नहीं, दिमाग में चलता है टाइमलाइन, अब इसके हाँ बाद ये करना है, इसके बाद वो करना है, इसके बाद ये करना है। तो जो बनाने वाला ही जब इतना रेस्टलेस है तो खाने वाला तो उससे भी ज्यादा उससे भी ज्यादा रेस्टलेस होगा, रेस्टलेस है। क्योंकि खाया तो वही खाना है। बहुत सही कहा आपने। श्रुति जी, आपसे जुड़ना चाहूंगी और अब बात करना चाहूंगी कि जब हम न्यूट्रिशन की बात करते हैं, जैसे हम सभी ने कहा कि जब बच्चा छोटा है तभी से उसको ये सब चीजें बताई जाएं, और पेरेंट्स को सबसे पहले क्यों समझना जरूरी है कि अगर अच्छा न्यूट्रिशन सही समय पे दिया जाए तो लॉन्ग टर्म उसके बेनिफिट्स अच्छे हो सकते हैं। आप क्या कहेंगे इस बारे में? मैं आपके जो आपने जिस स्टेटमेंट से कहा मैं उसी से स्टार्ट करना चाहूंगी। अपने संस्कृति में कहावत भी है, जेवो अन्न एवो ओड़कार। सो पहली शुरुआत ही जब हम बच्चे को कॉम्प्लीमेंट्री फूड दे रहे हैं, या 1 साल 2 साल, ज्यादातर क्या होता है कि बच्चा माँ की प्लेट से खाना खा रहा है, बच्चे ने क्या खाया खुद का खाया नहीं पता, और बच्चे को कभी वो खाने को टच भी नहीं किया जाता, माँ खुद ही खिला रही है। सो वो जो एक्सपोजर है वहीं से जब शुरुआत होती है ना, और वो लाइफ लॉन्ग इम्पैक्ट देता है। जैसे सर ने कहा कि वो अग्रेशन है, किस तरीके से पिरसा गया है, बनाते वक्त क्या माता अगर किस तरीके स्थिति से बना रही है, हड़बड़ी में है तो वो खाना भी हड़बड़ी में ही बना है, तो वो बच्चा पूरी जिंदगी वो हड़बड़ी वाली ही स्टेज, एक इंडिपेंडेंसी, डिसीजन मेकिंग, जो लाइफ लॉन्ग लर्निंग है, वो सारी चीजें खाने से जुड़ी है। सो बच्चे को ही डिसाइड करने दिया जाए कि बच्चे कितना खाना चाहता है, क्या खाना चाहता है। बट नहीं खा रहा अगर बच्चा, तो वो एज अ पेरेंट हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम बच्चे को समझाएं कि ये खाने से क्या फायदे हैं। पोषण तो है ही, साथ साथ में वो खाने से उसको क्या क्या न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं, या उससे बच्चे को और क्या फायदे हो रहे हैं। अगर वो बच्चा वो चीजें समझता है कि ये एक चीज मैंने वेस्ट किया, तो ये खाना वेस्ट होने के बाद इसका क्या, क्योंकि हमने तो डस्टबिन में डाल दिया, बट उसके बाद उसका क्या हो रहा है वो भी बच्चे ने कभी सेंसिटाइज नहीं किया। तो कहीं ना कहीं जैसे सर ने कहा कि हम उसको इंश्योर कराते कि वो प्लेट क्लीन करे, उसी तरीके से अगर वेस्टेज भी है तो एज ए पेरेंट हम उनको समझाए कि अब इस यू हैव टू टेक अ डिसीजन ऑफ कि आप ये फूड वेस्ट का क्या करें। वो एक गिल्ट आता है ना कि मैंने खाना छोड़ा और अब मैं इसका क्या करूं, तो शायद दूसरी बार बच्चा कम छोड़ेगा, क्योंकि वो एक गिल्ट कहीं ना कहीं उसके में भी है कि अन्न का मैंने निरादर किया। और बाहर जब देखते हैं कि गरीब बच्चे मांग रहे हैं, तो वो सब सेंसिटाइजेशन बच्चे को खाने के साथ बहुत जरूरी है कि हम प्रिविलेज्ड है कि हमको हमारे घर में 4 दीवारी में अपने कंफर्ट जोन में ये खाना मिल रहा है, तो हमको खाने का निरादर या वेस्टेज नहीं करना चाहिए। और अच्छे से प्लेवे मेथड में हम उसको इंटरेस्टिंग बना के भी बच्चे को खिला सकते हैं। और न्यूट्रिशन तो डेफिनेटली, जो अगर फाउंडेशन ईयर्स में न्यूट्रिशन की कमी रही, तो जैसे सर ने कहा कि आज तो हम ओबेसिटी के इतने पीक पे हैं कि हमारे पास 10-12 साल के बच्चे विथ हाइपर टेंशन, ओबेसिटी, ये सब हमको देखने को मिल रहे हैं। आई एम श्योर सर को भी देखने को मिल रहे हैं। विथ इवन न्यूज़पेपर में रीडिंग्स मिलती है कि बच्चा क्लास में हार्ट अटैक से मर गया। सो ये कहाँ से आ रही हैं चीजें? ये हमारे खाने, जो बच्चे का खाना है, जो प्रोसेस फूड है, घर की थाली इज नाउ रिप्लेस विद प्रोसेस फूड। सो ये सारी चीजें वहीं से शुरुआत हो रही है, और हमको हमारे ट्रेडिशनल रूट्स पे जाना ही पड़ेगा कि थाली जो उनको अच्छी लगे, अट्रैक्टिव लगे, उस तरीके से प्रेजेंट करनी पड़ेगी। राइट। और अट्रैक्शन का मतलब ये नहीं है कि चांदी की थाली या सोने की थाली में खाना खिलाना है। कलर्स की बात कर रहे हैं कि अलग अलग तरह के, जैसे सैलेड्स आप खिला रहे हैं बच्चे को, पल्सेस खिला रहे हैं, रोटी है, राइस है, वो हर तरह का उसको थाली में वो चीजें दिखनी चाहिए ताकि समझ में आए। और हर चीज का फ्लेवर अलग है हर खान पान का, और हर खान पान से न्यूट्रिशन भी अलग मिलता है। और खास बात मैं यहाँ पे आपसे ये भी पूछना चाहूंगी, क्योंकि आजकल चीजें बहुत ज्यादा टाइम टू टाइम की जाती हैं, जैसे पेरेंट्स के लिए भी, क्योंकि दोनों ही वर्किंग पेरेंट्स हैं, तो रहता है कि फटाफट खाना बनाओ, क्योंकि सबसे बड़ा चैलेंज है खाना बनाना। और शाम से ही उसकी प्लानिंग शुरू हो जाती है, सुबह उठ के ये बनाना है, ये बनाना है, ये बनाना, अच्छा 10 चीजें बनी, फटाफट बनाई और चले गए। लेकिन उसमें जो पहले के समय में
लहसुन और अदरक का जो पेस्ट होता था उसको कूट कर सिलबट्टे पे बनाया जाता है, आजकल रेडीमेड पेस्ट बनता है, हर चीज में रेडीमेड प्रोसेस्ड चीजें आ गई हैं। तो उससे भी फ्लेवर में तो फर्क पड़ता ही होगा मैम। पड़ता Right. है क्योंकि वो प्रिजर्वेटिव्स डाल के उसको पैकेज किया हुआ है। बट वही अगर हम अदरक प्याज, ये सीजन है तो इस सीजन में उसको हम आइस क्यूब्स करके भी स्टोर कर सकते हैं, या हम जो सीजनल हमारा ट्रेडिशनली सीजन को हम स्टोर करते थे, मटर है, मकई है, हम सबके फ्रीजर्स जी। में हुआ करते थे, जी वो अगर हम करेंगे तो डेफिनेटली। और जैसे सर ने कहा, मैं वो भी ऐड करना चाहूंगी, आई कंप्लीटली अग्री कि जो सब्जियां हैं, मतलब खास करके पत्ते वाली सब्जी, वो इसी सीजन में है, तो वहाँ उगाना वाला जो प्रोसेस भी अगर बच्चा प्रयत्न करे ना, तो उसको समझ में आ जाएगा कि मुझे ये भाजी मेथी अच्छी नहीं लगती, पर मेथी मुझे समर में मांगूंगा तो मिलेगी भी नहीं, तो मुझे अभी ही खानी है। तो एक इम्पोर्टेंस भी साथ साथ में समझ में आ जाएगा। बहुत सही कहा आपने। तुषार सर, लास्ट प्रश्न है लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट है। जब मैं अच्छे न्यूट्रिशन की बात करती हूँ, पोषण की बात करती हूँ, अगर ये सही समय पर, सही उम्र में, सही तरीके से नहीं दिया जाए बच्चों को, तो उनके मेंटल और फिजिकल हेल्थ में किस तरह का प्रभाव पड़ेगा? अगर मैं आगे के वर्षों की बात करूं, क्योंकि डेवलपमेंटली तो पहले के 8 साल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बट आगे चलते भी अगर बच्चा टीनेज में है, एडोलेसेंट में, क्या फर्क पड़ेगा उसमें? सो न्यूट्रिशन हैज़ अ ह्यूज इम्पैक्ट। सो ओवरऑल जेनेटिक्स की हम बात करें तो बराबर है कि जो मेरे पेरेंट्स के जीन्स थे वो मेरे में आए, इसलिए मैं इस तरीके का हूँ। बट उसके उपरांत जो चीज़ है वो है एपिजेनेटिक्स, माने माय एनवायरनमेंट, माय न्यूट्रिशन, मैं कैसे कौन से वातावरण में जी रहा हूँ, तो उन सब चीज़ों का भी बहुत बड़ा प्रभाव है अपनी हेल्थ पे अभी के दौरान और ऑन द लॉन्ग रन। सो लॉन्ग रन में फिजिकल हेल्थ, अंडर न्यूट्रिशन वॉज द चैलेंज फॉर अवर कंट्री टिल वेरी लॉन्ग ईयर्स। नाउ सबसे बड़ा चैलेंज जैसे हम सब बात कर रहे हैं वो है, वो भी अंडर न्यूट्रिशन ही है, बट उसको हम ओबेसिटी कहते हैं। सो माल न्यूट्रिशन देखा जाए तो ओवर या अंडर दोनों माल न्यूट्रिशन है। सो ओबेसिटी का बहुत बड़ा प्रॉब्लम की वजह से हम देखेंगे कि हाइपरटेंशन, कोलेस्ट्रॉल के इश्यूज, अर्ली डायबिटीज, हाइपर एक्ट, मतलब ये फिजिकल प्रॉब्लम्स है। ओवरऑल बहुत सारे लाइफस्टाइल डिसीजेज इससे आते हैं। मेंटल प्रॉब्लम्स में एग्रेशन, एंगर, हाइपर एक्टिविटी, लैक ऑफ कंसंट्रेशन, क्रॉनिक डिसीजेज जो बोलते हैं हम, हार्ट के रिलेटेड, लीवर के रिलेटेड, किडनी के रिलेटेड, जो हम नॉन अल्कोहलिक सिरोसिस कहते हैं, वो सब चीज़ें इससे एसोसिएटेड है, ये जंक फूड और प्रोसेस फूड को खाने से लेके। इसमें मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगा जो मेरे 2 एक्सपर्ट से कहा उसके अलावा, कि पेरेंट्स शुड बी द रोल मॉडल्स। हम बोलते हैं कि तुम ये मत करो, तुम वो मत करो, तुम टीवी मत देखो, तुम मोबाइल मत देखो, बट फिर हम क्या करते हैं? सो मैं 28 ईयर से पीडियाट्रिक प्रैक्टिस में हूँ। आई हैव सीन कि जो मेरे बच्चे जो जिनको मैं ट्रीट करता था, वो अब पेरेंट्स बन के उनके बच्चों को मेरे पास लेके आते हैं। सो आई हैव सीन अ होल जनरेशन चेंज। तो वो मैं देख रहा हूँ कि ये जो न्यू एज पेरेंट्स है ना, उनके लिए बहुत मुश्किल है। जैसे आपने बताया वर्किंग है या इवन वर्किंग नहीं है तो भी उनकी लाइफस्टाइल बहुत डिफरेंट है। तो सैटरडे संडे तो बाहर ही खाना है, घर में कुछ बनेगा ही नहीं, कोई किचन खुलता ही नहीं है, और आप खुद अच्छे रोल मॉडल अगर नहीं बन सकते हो तो यू कैन नॉट एक्सपेक्ट योर चिल्ड्रन टू लर्न। तो इट इज लाइक एवरीथिंग, व्हेन यू टीच दे लर्न फ्रॉम यू। यू आर द बेस्ट पर्सन हु इज गोइंग टू टीच, नॉट बाय सेइंग बट बाय शोइंग। तो आप क्या करते हो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हर एक जन को खुद पहले चेंज होना है। तो गांधी जी ने कहा था ना कि पहले मैं छोड़ूंगा फिर बोलूंगा तुम छोड़ो, बस ये ऐसा है। तो यू हैव टू फर्स्ट डिसाइड दैट आई एम गोइंग टू इम्प्रूव एंड देन आई एम गोइंग टू सी कि मेरा बच्चा भी सही तरीके से कर रहा है। बहुत सही कहा सर आपने। मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसकी शुरुआत आपसे ही मुझे करनी है, क्योंकि जब कोई भी पेरेंट या कोई मदर जब कंसीव करती है, आई थिंक तभी से उसको ये समझाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जब आप जब बच्चे का जीवन आएगा, जब बच्चा इस दुनिया में आ रहा है, क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए, क्योंकि न्यूट्रिशन, और आई एम श्योर श्रुति मैम अग्री करेंगे कि आजकल मदर्स को कंसीव करने में भी दिक्कत हो रही है, क्योंकि उनका खान पान सही नहीं है, और जो स्ट्रेस है, जो लाइफस्टाइल है, मतलब वो सब कुछ ही बहुत खराब तरीके से हिला हुआ है। और उसके बाद जर्नी ही गलत तरीके से एग्जैक्टली, और उसके बाद जब बच्चे हो रहे हैं तो बच्चों को कोई ना कोई प्रॉब्लम है, या तो फिजिकली है, मेंटली है, बिहेवियरल इश्यूज है, मतलब कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं वो इम्पैक्ट हो रहा है। और ये सब देखने के बावजूद भी अगर हम नहीं समझ पा रहे हैं कि इसका कारण क्या है, तो वो तो आई मीन उसको तो फिर कोई रिपेयर नहीं कर सकता है। और जैसे सर ने कहा कि आप प्लीज इसके ऊपर ध्यान दीजिए, क्योंकि
खाना जो है एक ऐसी चीज है जो शायद आपको, आपके मन को, आपके सोल को हर तरीके से वो फुलफिल करता है। और वो सोलफुल जब फूड बोलते हैं ना हम, तो सोलफुल बनाने के लिए उसे बहुत सारा प्यार और बहुत सारी शांत मन से आपको बनाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो शायद बच्चा बहुत एंजॉय करेगा। और आप, ये सही सीजन है, जैसे मैम ने कहा कि हर तरीके की सब्जी, आपको फ्रूट सब मिलेंगे, खेत खलियान इतने अच्छे अच्छे हरे हरे लगते हैं। तो जाकर लेकर जाइए, संडेज को फार्म की विजिट कीजिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी चिंतन, मैं पूछना भी चाहूंगी, क्या आप आई यू ओके और एंड आई यू ओपन टू दिस सजेशन कि बच्चे आए, पेरेंट्स आए आपके पास और देखें कि भाई यस यस बिल्कुल राइट। और एक और चीज मैं मैम जुड़ना खाली ऐड जी करना चाहूंगा जो सर बोल रहे थे। जी प्लीज। सोशल मीडिया से हम इतने इन्फ्लुएंस होते हैं, बहुत सारे So कस्टमर true. मुझे ऐसा पूछते हैं गेहूं में ग्लूटेन बहुत है इसलिए मैं गेहूं बंद कर रहा हूँ। पर हमारे एक बात हम भूल जाते हैं कि हमारे पूर्वज में भी अक्ल है। वो लोग सुबह रोटी या बाजरे के रोटला खाते और रात को खिचड़ी खाते थे। राइट। तो वो उनका मल्टीपल वेराइटीज था, पर हम लोग का सुबह शाम दोनों टाइम गेहूं हो गया है। तो वी स्टिक टू ओनली वन क्रॉप, करेक्ट। गेहूं गेहूं गेहूं। तो आपके शरीर में मतलब तकलीफ होगी। राइट। क्रॉप में अगर कोई चीज है वो बेनिफिशियल है, पर अगर आप उसको, गुजराती में कहावत अति ने गति न थी, तो आप एक ही चीज को बार बार खाते रहोगे तो आपको न्यूट्रिशन बैलेंस नहीं मिलने वाला है। राइट। सो आपके पास मिलेट्स है, धान है, सब है, तो आप उसको अलग अलग ऑल्टरनेटिवली खाइए तो करेक्ट। न्यूट्रिशन बैलेंस रहेगा। There are राइट। plenty of myths and misconceptions. Yes. तो ये सोशल मीडिया का सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि इंफॉर्मेशन तो आ रही है, बट कितनी सही है, किसको एक्सेप्ट किया जाए और किस चीज को इग्नोर किया जाए, वो बहुत मुश्किल है। और एक्चुअली So, वहां young पे age सर जो parents का बहुत फॉलोअर्स बड़ा है ना, challenge और है। जो जितने व्यूज हैं उसको देख के लोग अडॉप्ट कर लेते Yes. हैं, पर ये नहीं पता है कि उसमें कई गलत चीजें भी हो अपनी सकती अक्ल को हैं। यूज नहीं कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल Yes, बिल्कुल yes. सही कहा आपने। और फाइबर्स इन द फूड इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक श्योर कि आपका स्टमक Gut सही अच्छा रहे, है। कॉन्स्टिपेशन और Gut गट health. हेल्थ। और वो फाइबर का आपके लिए इंपॉर्टेंस है, गट हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंस है, कॉन्स्टिपेशन ना हो उसके लिए इंपॉर्टेंस है। और सबसे बड़ा सेकंड ब्रेन ऑफ ह्यूमन बीइंग इज नॉट ये स्टमक, जहां पे माइक्रोब्स है बहुत बड़ी क्वांटिटी में, जो हेल्पफुल और पॉजिटिव माइक्रोब्स है। और वो माइक्रोब का जो न्यूट्रिएंट है वो ये मोस्ट ऑफ देम आर फाइबर्स। तो Right. वो उनको मिलेगा सही तरीके से, तो आपका इम्यून सिस्टम एंड आपका पूरा वर्किंग एकदम सही रहेगा। बिल्कुल सही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, Thank अपना इतना you. कीमती समय देने के लिए। लेकिन जाने से पहले एक कॉमन क्वेश्चन मैं सभी को पूछना चाहूंगी, चिंतन भाई पहले आपसे, कि Yes. सही मायने में अगर मुझे हार्वेस्ट फेस्टिवल सेलिब्रेट करना है तो वो क्या तरीका होना चाहिए? सही मायने में हार्वेस्ट फेस्टिवल अगर आपको सेलिब्रेट करना है तो फार्मर से आप जब जुड़े हो तो मैं मेरी बात करता हूँ। मैं बिना रासायनिक खाद और पेस्टिसाइड खेती करता हूँ, तो मैं मेरा थोड़ा प्रीमियम मांगता हूँ, मेरे खेत से सीधे आपके घर डिलीवरी देता हूँ। तो कहीं कहीं कस्टमर ऐसा बोलते कि आपका भाव महंगा है, पर और वो कंपेयर करते हैं बाजार से। बाजार में केमिकल वाला भी मिल रहा है, रेगुलर भी मिल रहा है, पर मेरी चीज़ अलग अलग है। तो कंपेयर ना करें और हमसे जुड़े, सो दैट हम भी कस्टमर ढूंढ रहे हैं, पर यही हमारी हार्वेस्ट है, हमारा पूरा उत्पाद है, हम आपके लिए उगा रहे हैं। तो आप हमसे लीजिए। मैं ऐसा नहीं कि मेरी खुद की बात कर रहा हूँ, जो भी किसान डायरेक्ट फार्म टू टेबल के तहत आपसे डायरेक्ट जुड़ने के लिए आ रहा है, तो उससे आप कनेक्ट कीजिए और आप उनके फार्म में, इट्स लाइक अ फैमिली, वो एक रिलेशन बिल्ड करना चाहते हैं, तो आप उनके फार्म पे जाइए, देखिए क्या कर रहे हैं। तो यही एक हार्वेस्टिंग का एक सेलिब्रेशन हो सकता है, और ऐसे ही सब जुड़े रहे साथ में। बिल्कुल। और जहां आपने वैल्यू की बात कही, मैं कहना चाहूंगी कि गोल्ड और गोल्ड प्लेटेड में फर्क है। तो जब गोल्ड होता है तो उसका भाव ज्यादा होता है और गोल्ड प्लेटेड होता है उसका थोड़ा कम होता है। तो बस ये, आई थिंक ये जो क्रॉप की जो प्योरिटी की बात कर रहे हैं ना, वो हर जगह पे एप्लीकेबल है। श्रुति मैम, आपसे जानना चाहूंगी, राइट वे टू सेलिब्रेट दिस फेस्टिवल। मेरा टैगलाइन है सही पोषण देश रोशन। सो जो अगर सही पोषण, अगर नेचुरल फार्म से ली हुई पोषण युक्त आहार मिलेगा तो देश रोशन होगा ही होगा। वेरी तो ट्रू, सही पोषण देश रोशन is वेरी नाइस, सच अ इंस्पायरिंग वन। तुषार सर, आप I agree with बताइए। both the co-panelists. जी। और मैं ऐसा चाहता हूं कि सब हेल्दी रहे, हैप्पी रहे, खुश रहे, एक साथ मिलके एकजुट होके पूरा फैमिली हर एक फंक्शन, हर एक फेस्टिवल को इस तरह से सेलिब्रेट करे। और साथ सेलिब्रेट करने के लिए, एक दूसरे के साथ रहने के लिए, बीमार ना होने के लिए, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, स्ट्रांग होने के लिए, गुड न्यूट्रिशन और गुड न्यूट्रिशन की वैल्यू
खुद के अंदर और अपने बच्चों के अंदर आए, उसके लिए थोड़ी एक्स्ट्रा एफर्ट करें। बिल्कुल, Thank you. थैंक यू सो मच। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, और आप सबका भी बहुत शुक्रिया। आई एम श्योर आपके घर में भी आसपास में बहुत सारा ऐसा माहौल चल रहा होगा जहां हार्वेस्ट फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने की तैयारियां चल रही होंगी। ज़रूर इसका हिस्सा बने, चाहे आप उस कम्युनिटी से हैं कि नहीं, और इसके पीछे की जो कहानियां हैं ना, उससे भी जुड़ने की कोशिश करें, अपने बच्चों को वो कहानियां सुनाएं। आप सभी को बिहू, पोंगल की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।